वेलकम ऑल। लास्ट क्लास में हमने एक्सीलरेशन के बारे में जान लिया था। साथ ही साथ जब एक्सीलरेशन जीरो होता है, दैट इज वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ये देखा था। जब एक्सीलरेशन जीरो ना होते हुए कांस्टेंट रहता है, तब मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं, ये देखा था। एंड व्हेन एक्सीलरेशन भी चेंज होता है, तो मोशन को नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। इस प्रकार से हमने मोशंस का क्लासिफिकेशन देखा था। देखो, आज इस एक्सीलरेशन को और थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, एक्चुअली एक्सीलरेशन मतलब क्या है? सो एक्सीलरेशन को डिफाइन करते वक्त तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। अब रेट मींस ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एक्सीलरेशन को आपने देखा होगा, ऐसा भी लिखते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, या हम एक्सीलरेशन को चेंज इन वेलोसिटीज v माइनस यू अपॉन टी ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो, इसका एक्चुअली मतलब क्या है? इसका मतलब है ये वेलोसिटी का कितना चेंज कितने समय में हो रहा है। सो जैसे हमें बताया, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इस बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से पर सेकंड में चेंज हो रही है। हर एक सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। सो इफ दिस बॉडी इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, तो आफ्टर 1 सेकंड इसकी स्पीड आप बता सकते हो। आफ्टर 1 सेकंड कितने से चेंज हो रही है? एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, मतलब एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चेंज होती है। तो अभी 20 है, तो एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 22 हो जाएगी। एक सेकंड पहले इसकी वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड थी। यहां से 2 सेकंड के बाद एक सेकंड में कितने से चेंज होती है? 2 मीटर पर सेकंड से। तो 2 सेकंड में कितने से होगी? 4 मीटर पर सेकंड से। सो 20 के 2 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड से, मतलब अभी वेलोसिटी हो जाएंगी 24 मीटर पर सेकंड। देखो, एक सेकंड के बाद 22 हुई, इससे और एक सेकंड के बाद ये 24 होने वाली है। ठीक है। सो ये हमें सब इंफॉर्मेशन सिर्फ ये एक्सीलरेशन के वैल्यू से मिलती है। अब देखो, आपने ये क्वेश्चंस बहुत बार किए होंगे। एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। जिसे हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी भी कहते हैं। अब देखो, ये नीचे आती है तो यहाँ पर एक्सीलरेशन होता है, इट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिसकी वैल्यू हम कहते हैं ये है एक्सीलरेशन इक्वल टू जी। अब नीचे आता है तो अर्थ इसे खींचने वाली है, सो ये पॉजिटिव है। ठीक है। जनरली हम इसकी वैल्यू 9.8 या कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 10 लेते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जब बॉडी नीचे आएगी तो हर सेकंड में, इन ईच सेकंड, velocity will increase by 10 meter per second. So if it is released from rest, अब रेस्ट मतलब पहले ये रेस्ट जीरो वेलोसिटी के साथ थी। 5 सेकंड के बाद कितनी होगी वेलोसिटी? एक सेकंड में 10 से बढ़ेगी। सो आफ्टर 1 सेकंड
t1 हो गया, वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक सेकंड में t0 वेलोसिटी 0, t1 हो गया, वेलोसिटी 10 से बढ़ी 0 से 10 हो गई, t 2 सेकंड हो गए और 10 से बढ़ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ऐसा करते करते आपको पूछा 5 सेकंड के बाद बता दो, तो ये आप बता सकते हो ये 50 मीटर पर सेकंड है। इसके एग्जैक्टली अपोजिट आपने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, अब देखो आपको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। अब ये ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये एक्सीलरेशन जिसको हम जी कहेंगे, इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बट कब? जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। सो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ये मोशन को अपोज करने वाला है। सो यहाँ पर हम एक्सीलरेशन की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि दिस ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। अट्रैक्शन के कारण इसकी स्पीड कम होने वाली है। सो अगर आपने इसे 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो इसको मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए कितना समय लगेगा? सो देखो, हर एक सेकंड में एक्सीलरेशन इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ऐसा है, चेंज इन वेलोसिटी इज -10 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड में ये वेलोसिटी 10 से कम होने वाली है। -10 इज 10 से कम। सो 50 की 40 हो जाएगी, उसके बाद 30 हो जाएगी, फिर 20, 10 एंड 0। आप देखकर बताओगे सर एक सेकंड यहाँ गया, यहाँ दूसरा सेकंड, तीसरा, चौथा, 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप ये भी बता सकते हो 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से एक सेकंड पहले इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हम, इट इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब है वेलोसिटी कितने से चेंज होती है। इफ एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, वेलोसिटी बढ़ती है। इफ एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, वेलोसिटी कम होती है। ठीक है, अगर ये एक्सीलरेशन का मीनिंग अंडरस्टैंडिंग हमें आ गया, फील आ गया, तो इसके प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाते हैं। अब देखो, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, when acceleration is constant, motion is called as uniformly accelerated motion। देखो, अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब है डेल्टा v बाय डेल्टा t इज कांस्टेंट। इसका मतलब velocity is changing by equal amount in equal interval of time। Velocity is changing by equal amount in equal interval of time। ठीक है, पक्का? ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, इस केस में
कौन से केस में? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के केस में। दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। हम एवरेज वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, बट शुरुआत से लेकर एंड तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई है विथ दिस वेरिंग वेलोसिटी, अगर वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से होती तो उतने ही समय में ये वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहती? देखो क्या कह रहे हैं हम, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है u से v, ठीक है, और ये वेलोसिटी चेंज होते होते इसने जो s डिस्प्लेसमेंट की है और इसके लिए आपको टाइम लगा है t, ठीक है। अब इसी टाइम में ऐसे कौन सी वेलोसिटी की वैल्यू रहेगी कि अगर वो वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो इतने टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट होने वाली है, सो दैट इज एवरेज वेलोसिटी। So, in case of uniformly accelerated motion, average velocity can be calculated as u plus v by 2. And जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया, इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को हम जनरली एस कहते हैं। सो दिस डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू v average, that is average velocity into time। ये दो स्पेशल कंडीशन है जो हम सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के केस में यूज करेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन मतलब एक्सिलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट, एक्सिलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट, एक्सिलरेशन तो रहेगा पर इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, दैट इज वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो इसका यूज करके हमने कुछ स्पेशल रिलेशन डिराइव किए हैं, देखते हैं उनको। देखो हमें पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, सो एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। यहां से मैं at इक्वल टू v माइनस यू, दैट इज v इक्वल टू u प्लस at, इस प्रकार से लिख सकता हूं। अब देखो दूसरा मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू v एवरेज इनटू टाइम। अब देखो मैं v एवरेज को u प्लस वी बाई टू लिख सकता हूँ बिकॉज दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। अब देखो ये जो हमने लिखा है at इक्वल टू वी माइनस यू, क्या यहाँ से मैं t की वैल्यू लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। देखो इसी को अगर यूज करते हैं तो यू कैन राइज t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन a। अगर ऐसा है तो मैं t की वैल्यू पुट करता हूँ v माइनस यू अपॉन a। अब ये बन जाएगा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a, ये s की वैल्यू रहेगी। सो ये 2as इधर चले गए तो दिस इज 2as, a प्लस बी a माइनस बी विल बी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसे रीअरेंज करते हैं तो वी कैन राइट v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगेन यही से शुरुआत करेंगे, s इक्वल टू v एवरेज इंटू टाइम। I can write v average equal to u plus v अपॉन 2 इंटू टी। अब ये पहला जो इक्वेशन हमने डिराइव किया है, इस पहले इक्वेशन से देखो I can write u प्लस v की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, u प्लस at अपॉन 2 इंटू टी। अब इस t से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये u प्लस यू, 2u प्लस at अपॉन 2 इंटू टी। अब t से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस इज 2ut प्लस at स्क्वेयर अपॉन 2 इक्वल टू s। इसे रीअरेंज करते हैं, 2ut अपॉन 2 इज ut प्लस
half at square. This will be our third equation of kinematics. मोशन स्टडी करने का यह हमारा तीसरा इक्वेशन हो जाएगा. ठीक है. कैसा आया पहला इक्वेशन? सिंपल एक्सीलरेशन के थ्रू v इक्वल टू यू प्लस एटी. दूसरा इक्वेशन कैसे आया? तो हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी, और यहां पर टी को हमने सब्स्टिट्यूट किया. ठीक है, ये टी को सब्स्टिट्यूट किया. टी को कैसे सब्स्टिट्यूट किया? तो पहले रिलेशन के थ्रू टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए. ये बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला. सॉल्व किया तो ये हो गया 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. रीअरेंज करते हैं तो ये बनता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है. दूसरे केस में हमने क्या किया? बिल्कुल वहां से शुरुआत की. एस इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी. वी एवरेज की वैल्यू यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है, इसलिए v प्लस यू प्लस वी बाई टू इंटू टी. और अब इस v को सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम फर्स्ट रिलेशन. ठीक है. सो हमने यहाँ पर v को लिखा u प्लस एटी, यू प्लस यू टू यू, एटी अपॉन टू इंटू टी. टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो टू यू टी प्लस एटी स्क्वायर अपॉन टू. अगर इनको सेपरेट करते हैं तो दिस इज टू यू टी अपॉन टू, टू टू कैंसल, यू टी बचेगा प्लस हाफ एटी स्क्वायर. सो इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन आप इस मोशन का एनालिसिस कर सकते हैं और कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी v ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सिलरेशन इनटू टाइम, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as एंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अब देखो ये तीनों इक्वेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 फैक्टर्स हैं. पहला रिलेशन है v इक्वल टू यू प्लस एटी. दूसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. एक है u, फिर है a, देन v, देन t एंड देन s. सो अगर आप इन तीनों को सब ठीक से देखते हो, सो ये जो पहला रिलेशन है, ये तीनों रिलेशन में पहले में भी u है, u है, u है. सो u तीनों में भी कॉमन है. वैसे पहले में भी a है, दूसरे में भी a है, तीसरे में भी a है. सो a भी सभी में कॉमन है. अब पहले में देखो v एंड t इज प्रेजेंट, s इज absent. दूसरा देखो v एंड s इज प्रेजेंट, t इज absent. और तीसरा रिलेशन देखोगे तो v इज absent, t एंड s इज प्रेजेंट. पहले में s नहीं है, दूसरे में t नहीं है, और तीसरे में v नहीं है. u और a सभी में कॉमन है. So this relation is generally called as relation between v and t. This relation is generally called as relation between v and s, and this relation is generally called as relation between s and t. ठीक है. कुल मिलाकर हर रिलेशन में कोई तो 4 वेरिएबल्स है. अब देखो 4 में से कोई भी 3 पता रहेंगे तो आप चौथा निकाल सकते हो. अगर 4 वेरिएबल पता हो गए तो किसी ना किसी इक्वेशन के 3 वेरिएबल पता हो जाते हैं. देखो ये 4 पता है तो इसके भी 3 पता है, इसके भी 3 पता है, बचा हुआ पांचवा आप निकाल सकते हो. सो यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो टिपिकली इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं. आइदर 3 चीजें निकालकर चौथी और पांचवी चीज निकालने के लिए कहते हैं, या सिर्फ 2 ही चीजें दी जाएगी बट 2 सेपरेट कंडीशंस दी जाएगी. सो 2 अननोन रहेंगे और 2 इक्वेशंस बनेंगे.
हम आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन अभी हम करके देखेंगे। देखो हमें क्या कहा है, एन ऑब्जेक्ट कवर्स 135 मीटर after starting from rest in 9 seconds. Find its acceleration and final speed. देखो क्या कहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, अपन कार पकड़ लेते हैं, ये कार है। इसने क्या किया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट कंडीशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जीरो से शुरू किया और 9 सेकंड में, ऑब्वियसली दिस इज टाइम, डिस्टेंस कवर किया है 135 मीटर का। Unless and until specified, we are typically talking about motion along straight line. ठीक है, तो अभी आपको कहा कि ये फाइनल वेलोसिटी बता दो और इस पूरे केस में एक्सीलरेशन क्या हो रहा होगा ये बता दो। सो देखो जिस प्रकार से कहा था, तीन चीजें हैं, दो पता नहीं है, पर तीन चीजें हैं तो आप चौथी निकाल सकते हो, चौथी आ गई तो पांचवी। देखो यहाँ पर अब यू तो सभी में कॉमन है, एस और टी पता है, सो हमने एस और टी का रिलेशन यूज करना चाहिए। सो हमारा रिलेशन आ जाता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस की वैल्यू पुट करता हूँ 135, यू की वैल्यू 0 तो ये पूरा चला जाएगा, दिस इज हाफ, ए अननोन है, टाइम का स्क्वायर इज 9 का स्क्वायर। ठीक है, सो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, टू मल्टीप्लीकेशन में चले गए, दिस इज 2 इंटू 135 अपॉन 9 का स्क्वायर। सो मैं इसे 9 इंटू 9 लिखता हूँ। अब 9 15 जा, 15 टू जा 30, 30 बाय 9, सो दिस इज 10 बाय 3। एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 10 बाय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई तो यू कैन राइट v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू की वैल्यू 0 है, एक्सीलरेशन है 10 बाय 3 इंटू टाइम है 9 सेकंड, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। अब देखो आप में से कुछ ऐसा भी कह सकते थे, सर हमें ये भी तो पता है S इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी, सो वी एवरेज इक्वल टू एस बाई टी। यहाँ पर एस है 135, टाइम है 9, सो दिस इज 15 मीटर पर सेकंड। अगर एवरेज वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है u प्लस वी बाई टू, पर u की वैल्यू 0, सो 0 प्लस वी बाई टू, सो वी बाई टू इक्वल टू 15, दैट इज v इक्वल टू 30। वही आ गया। अगर v आ जाता तो एक्सीलरेशन आ जाता यहाँ से 30 इक्वल टू 80। ठीक है, सो इस रास्ते से जाओ उस रास्ते से जाओ, आंसर वही का वही आने वाला है। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन करके देखते हैं।
क्या कहा है? देयर इज अ टॉवर ऑफ हाइट 50 मीटर। इस हाइट से आपने एक बॉडी को रिलीज किया। अब रिलीज किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। अब देखो, आपने क्लास 10 में भी ग्रेविटेशन में ये पढ़ा है, ऊपर से नीचे जब ऑब्जेक्ट आता है तब इसका एक्सीलरेशन अपन पॉजिटिव लेते हैं, +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। सो आपको एस पता है, यू पता है, ए पता है, आपको टाइम निकालना है। सो देखो, एस टी वाला रिलेशन हमने यूज करना चाहिए। हम कहेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है। सो यह आ जाएगा 50 इक्वल टू यू की वैल्यू 0 है, इंटू टाइम निकालना है, प्लस हाफ 10 इंटू टी का स्क्वेयर। सो ये 0 आ जाएगा, 2 ये चले गए, 5 टू ज़ा 10 इक्वल टू टी स्क्वेयर। सो टी इक्वल टू √10 सेकेंड्स। आ गई वैल्यू। ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है। अ कार ट्रेवलिंग विथ 54 किलोमीटर पर आवर is stopped in 10 meters after brakes are applied. If the same car is traveling with 108 kilometer per hour, then find the distance covered by it before coming to rest. ठीक है। क्या सवाल है? कोई एक कार है, जब वो 54 किलोमीटर पर आवर से जाती है और ब्रेक्स लगाए जाते हैं, सो इट कम्स टू रेस्ट इन 10 मीटर। ठीक है। सो ये u है, फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 हो जाएगी। तो अब आपको कहा है कि अगर सेम कार अगर शुरुआत में 108 किलोमीटर पर आवर से जाती होगी तो इसे रोकने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये बता दो। ठीक है। अब देखो, हमारे पास एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ठीक है। अभी देखो, ये पहले केस में या दूसरे केस में v की वैल्यू 0 है। सो अगर मैं ये वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा यू स्क्वेयर प्लस 2as। इसका मतलब यू स्क्वेयर इक्वल टू -2as। अब देखो मैं क्या आर्ग्यूमेंट करता हूँ। अगर व्हीकल सेम है, सेम कार, तो उसमें जो ब्रेक्स है वो जो रिटार्डेशन प्रोवाइड करेंगे, गाड़ी रुक रही है मतलब स्पीड कम हो रही है मतलब एक्सीलरेशन निगेटिव है, दैट इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। तो ब्रेक सेम रहेंगे तो रिटार्डेशन सेम रहेगा। सो ये -2a, माइनस इसलिए क्योंकि एक्सीलरेशन निगेटिव है, इसलिए ये माइनस साइन है, दैट इज रिटार्डेशन, स्पीड कम हो रही है, ये कांस्टेंट हो गया। सो यू स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। इसका मतलब मैं पहले केस के लिए लिख सकता हूँ 54 किलोमीटर पर आवर का स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 मीटर, एंड दूसरे केस में मैं लिखूंगा 108 किलोमीटर पर आवर का स्क्वेयर
is directly proportional to s. if this is 1 and this is 2 तो मैं 1/2 करता हूँ. अगर 1/2 करेंगे तो आ जाएगा 54/108. दोनों का स्क्वायर है तो मैं ब्रैकेट का स्क्वायर लिखूंगा इक्वल टू 10/s. ठीक है. अब 54 2 जा एंड 1/2 का स्क्वायर इज 1/4. सो ये आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 10/s. Therefore s इक्वल टू 40 मीटर. सो कभी कभी इस प्रकार से दो कंडीशन दी जाती है, बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, दो इक्वेशन से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बन सकते हैं. मेनली इतना ही ध्यान में रखना है, दिए हुए इंफॉर्मेशन को समझो. मैं जनरली सभी को यही कहूंगा कि इस प्रकार से अगर आप डायग्राम निकालने की कोशिश करते हो तो प्रॉब्लम में क्या दिया है और कहाँ से शुरुआत करनी, ये रास्ता अपने आप क्लियर हो जाता है. ठीक है. सो दिए हुए इंफॉर्मेशन को समझो, हमारे जो 3 इक्वेशन है उनको यूज करो और आपका एनालिसिस आगे लेकर जाओ. ठीक है.